हेलो व्यूअर्स। नेचर में अपने आर पार की विभिन्नताओं पे ध्यान गया है कभी? विभिन्नताएं जो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में भी देखी जाती हैं और इस लिमिट तक के वेरिएशंस की जो संतति है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो अपने पेरेंट्स को नहीं रिसेंबल करती है। ऑल्दो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज द सेम एंड मोरओवर नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी भी संतति में दोनों माता पिता से प्राप्त होते हैं और फिर भी उनकी संख्या नहीं बढ़ती। यह सब कैसे संभव है? यह संभव है एक प्रकार के कोशिका विभाजन से, जिसको हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन या मायोसिस। मायोसिस शब्द मायोन ग्रीक शब्द से लिया गया है और मायोन का मतलब होता है कम करना या छोटा करना। और यहाँ पे इसका तात्पर्य लिया गया है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, अर्थात जो क्रोमोसोम्स की संख्या है पुत्री कोशिकाओं में, वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू दैट इन द पेरेंट सेल। सो meiosis is basically a type of cell division in which the number of chromosomes is reduced to half as compared to that in the parent parent cell। और यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल सामान्यतः डिप्लॉयड होता है और उसमें जब मियोसिस होता है तो यह क्रोमोसोम संख्या गैमीट्स की में जो होती है वो आधी रह जाती है, जिसके फलस्वरूप जब दोनों पेरेंट्स से एक एक गैमीट फ्यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द नेक्स्ट जनरेशन इज मेंटेन्ड। वो पेरेंट जनरेशन के क्रोमोसोम संख्या के समान ही होते हैं। मियोसिस के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन होता है और उस डीएनए रेप्लिकेशन के फलस्वरूप जो दो डीएनए के स्ट्रैंड्स बन जाते हैं प्रत्येक गुणसूत्र में, वो आपस में एक दूसरे से मियोसिस 2 के समय विभक्त होते हैं। अर्थात जो मियोसिस की प्रक्रिया है वो 2 चरणों में होती है। प्रथम चरण में सिंपली जो समजात गुणसूत्र हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, वो 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई में 2 डिफरेंट पुत्री कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं और इन पुत्री कोशिकाओं में प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है सर्वप्रथम किसी भी कोशिका विभाजन के शुरू होने से पूर्व। तो ये जो रेप्लिकेटेड डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स के रूप में हमारे क्रोमोसोम की संरचना में नजर आते हैं, वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से ड्यूरिंग मियोसिस 2। सो व्हेनेवर वी टॉक ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है, पहला, इट मेंटेन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द नेक्स्ट जनरेशन। संतति में गुणसूत्रों की संख्या को यह समान रखती है। जनक की कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं उनके समान। दूसरा, मियोसिस के फलस्वरूप किसी भी स्पीसीज में, किसी भी इंडिविजुअल में वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं, अभी हम जल्दी ही बात करेंगे उसके बारे में। तो यह तो है महत्ता
मियोसिस की। लेकिन मियोसिस 2 की क्या महत्ता है? या जब मियोसिस 1 में ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो गए हैं तो मियोसिस 2 क्यों होता है? मियोसिस 2 होता है क्योंकि इस समय जो रेप्लिकेटेड डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, वो एक दूसरे से अलग होते हैं। सेंट्रोमियर पे से विभाजन होता है एट द टाइम ऑफ मियोसिस 2। तो इस प्रक्रिया को अब हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसके फलस्वरूप वेरिएशंस एंड द यूनिफॉर्मिटी ऑफ क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड इन नेचर। किसी भी कोशिका विभाजन के जैसे किसी से भी मतलब है कि इससे पहले हम बात कर चुके हैं अपने एक अन्य वीडियो में समसूत्री विभाजन की। तो समसूत्री विभाजन के ही समान अर्धसूत्री विभाजन में भी मुख्यतः दो चरण होते हैं, एक इंटरफेज अवस्था और दूसरी डिवीजन फेज या एम फेज। इंटरफेज अवस्था के समय कोशिका स्वयं को तैयार करती है विभाजित होने के लिए। इसमें विभिन्न पदार्थों का डुप्लीकेशन होता है, विभिन्न ऑर्गेनेल्स अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और उन सब के अतिरिक्त जो मेन काम होता है वो है एस फेज के समय, जब डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट करता है। अर्थात एस फेज के अंत में प्रत्येक गुणसूत्र में दो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो सिस्टर क्रोमैटिड के रूप में हमें नजर आते हैं। मियोसिस में G2 फेज कई बार बिल्कुल बहुत छोटा या एक तरह से अनुपस्थित भी पाया जाता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, और G2 फेज के अंत में शुरू हो जाती है हमारी विभाजन की प्रक्रिया। जब हम अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस की बात करते हैं तो वह दो चरणों में संपादित होती है, पूरी होती है, मायोसिस 1 और मायोसिस 2। और दोनों मायोसिस में दोनों प्रक्रियाएं होंगी, अर्थात केंद्रक भी विभाजित होगा और पुत्री कोशिका भी विभाजित होगी, अर्थात कार्योकाइनेसिस एज वेल एज साइटोकाइनेसिस both takes place in meiosis 1 as well as meiosis 2। कुछ कोशिकाओं में जो साइटोकाइनेसिस 1 है वो पूर्ण हो उससे पूर्व ही मियोसिस 2 शुरू हो जाता है। तो अगर अब हम बात करें इस मियोसिस के विभिन्न चरणों की, तो विभिन्न चरणों में सर्वप्रथम हम जानते हैं कि जो अर्धसूत्री विभाजन है मायोसिस है, यह दो चरणों में होता है। पहला मायोसिस 1 विच इज अ रिडक्शन डिवीजन। यह वो अवस्था है, वो चरण है कोशिका विभाजन का जर्म सेल्स की। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम समसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो वो सोमैटिक सेल्स में होता है, और जो मियोसिस है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स जर्म सेल्स में होगा। तो जो मियोसिस है उसके दो चरण है। सर्वप्रथम रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस 1। मियोसिस 1 की में वही चार प्रावस्थाएं हैं, चार स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। दैट मीन्स प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 अवस्था बहुत लंबी होती है। इसका जो ड्यूरेशन है दैट इज लॉन्ग इनफ, और यह इसलिए होता है क्योंकि यह वो चरण है जब किसी कोशिका में, किसी केंद्रिका में उसके गुणसूत्रों में वेरिएशन डेवलप होता है, जनरेट होता है। एंड वी नो दैट occurrence of variation
in a population leads to evolution. जब सिलेक्शन के लिए वेरिएशंस उपलब्ध होंगे तब तो नेचर विकास क्रम को आगे बढ़ाएगा। तो इस हिसाब से भी यह प्रोफेज 1 अवस्था बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोफेज 1 के विभिन्न सब स्टेजेस की। प्रोफेज 1 में 5 सब स्टेजेस होती हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। These are the 5 sub stages of prophase 1. जो प्रोफेज 1 की स्टेजेस हैं, इनका नामकरण इनके वर्ड मीनिंग के अनुसार किया गया है। अर्थात किसी पर्टिकुलर स्टेज में, सब स्टेज में क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिन थ्रेड्स किस रूप में नजर आते हैं, उसके आधार पे ये पांचों नाम हैं। तो लेप्टोटीन का अर्थ है थिन थ्रेड्स, पतले धागे नुमा संरचनाएं। तो यह प्रावस्था की प्रोफेज की वो स्टेज है जिसमें जो क्रोमैटिन नेटवर्क है उसका कंडेंसेशन शुरू हो गया होता है और साथ में जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स है, उसके एलिमेंट्स, डिफरेंट प्रोटीन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन साइनेप्सिस, वो भी एकत्रित होने शुरू हो जाते हैं ड्यूरिंग लेप्टोटीन। जाइगोटीन अवस्था अर्थात जाइगो 2, युग्म के रूप में ये धागे नुमा संरचनाएं नजर आती हैं ड्यूरिंग द जाइगोटीन फेज। दैट इज दे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्ड थ्रेड्स। पेयर्ड थ्रेड्स इसलिए बनते हैं क्योंकि किसी भी कोशिका में जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, समजात गुणसूत्र हैं, वो एक दूसरे के पास आकर के अलाइन होने लगते हैं, एक दूसरे के पास सिचुएटेड होते हैं। सो द पेयर दैट वी सी वो बेसिकली एक युग्म है समजात गुणसूत्रों का। जिस डायग्राम में देखिए, एक को रेड कलर से डिपिक्ट किया गया है और उसके होमोलोग को ब्लू कलर से डिपिक्ट किया गया है और इनके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनना प्रारंभ हो जाता है। इसके पश्चात ये जो अपने होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये इस अवस्था में जब साइनेप्सिस होता है तो बाइवेलेंट या टेट्राड्स के रूप में नजर आते हैं ड्यूरिंग पेकाइटीन। पेकाइटीन मतलब थिक थ्रेड्स। थिक थ्रेड्स क्योंकि इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते जो हमारा क्रोमैटिन नेटवर्क है उसमें कंडेंसेशन की डिग्री बढ़ जाती है, अर्थात अधिक संघनित हो चुका होते हैं हमारे क्रोमैटिन थ्रेड्स as they reach this पेकाइटीन स्टेज। सो इस स्टेज पे जो हमारे क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, एक दूसरे से अटैच्ड है और प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स नजर आ रहे हैं, अर्थात वो अपीयर होते हैं, नजर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइवेलेंट्स या टेट्राड्स। इस समय जब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है तो इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के में क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है इनके जो समान सेगमेंट्स हैं, सिमिलर सेगमेंट्स, दे आर नॉट द सेम सेगमेंट्स, माइंड इट। तो जो सिमिलर सेगमेंट्स हैं दे एक्सचेंज with each other, resulting in the formation of new combinations। और यही कारण है संतति कोशिका में वेरिएशन उत्पन्न होने का। जितने जीन्स हैं वो दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, उनमें सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेज इज द डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन, दो धागे, टू थ्रेड्स स्टेज। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो चुका होता है और जो अपना साइनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स है, काइज़्मा जो बना था, वो खुलने लगता है। जो क्रोमोसोम्स हैं वो इस काइज़्मा पर ही सिर्फ जुड़े हुए नजर आते हैं और बाकी का जो साइनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स है वो एक जिपर की भांति खुलने लगता है और हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक्सेप्ट फॉर दिस पॉइंट दैट इज द काइज़्मा, ये एक दूसरे से पृथक हो चुके होते हैं। इसके बाद जो प्रोफेज की लास्ट प्रावस्था है, लास्ट सबस्टेज है, दैट इज डाइकाइनेसिस। उस समय जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर वेसिकल्स का रूप ले लेती है, डिसइंटीग्रेट होने लगती है, जैसा कि समसूत्री विभाजन में होता है। न्यूक्लियोलस भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है और सेंट्रियोल्स मतलब स्पिंडल फॉर्मेशन होने लगता है। पादप कोशिकाओं में प्रोप्रोफेज बैंड्स की जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो अपनी स्थिति लेने लगते हैं ताकि वो स्पिंडल फाइबर्स को ओरिएंट कर सकें, वो किसी भी कोशिका की पोलैरिटी निर्धारित कर सकें। अब प्रोफेज अवस्था में जब अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लेते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उसके बाद यह ग्रेजुअली बीच के मेटाफेज प्लेट पर इक्वेटर रीजन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है, मियोसिस 1 में जो अपनी इक्वेटर रीजन है या मेटाफेज प्लेट है, इस पर पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं। ये देखिए, एक पर्पल से दिखा रखा है और दूसरा होमोलोग इसमें ब्लू से दिखा रखा है। तो मेयोसिस के समय में प्रत्येक पोल से आने वाली स्पिंडल फाइबर काइनेटिक कोर को एक ही पोल से जोड़ती है, अर्थात एक होमोलोग, एक समजात गुणसूत्र एक पोल से जुड़ा होगा और दूसरा समजात गुणसूत्र दूसरे पोल से जुड़ा होगा। जबकि माइटोसिस में अगर हम एक बार रिवाइज कर लें तो जितने भी ये क्रोमोसोम्स थे ये अपने आप को एक लाइन में अलाइन करते थे और प्रत्येक क्रोमोसोम को दोनों पोल से जोड़ने वाले स्पिंडल फाइबर्स होते थे, यानी बोथ काइनेटिक कोर्स ऑफ बोथ द सिस्टर क्रोमैटिड्स वो ऑपोजिट पोल्स से जुड़े होते थे स्पिंडल फाइबर्स के फलस्वरूप। सो बिकॉज ऑफ दिस typical attachment of spindle fibers in meiosis 1, metaphase 1 of meiosis 1, इसके कारण जब एनाफेज अवस्था में एनाफेज 1 में ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स के हटने के कारण ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कंडेंस होते हैं, छोटे होते हैं, इनमें खिंचाव उत्पन्न होता है। जब ये इन पोल्स, स्पिंडल पोल्स की तरफ गति करते हैं, उस समय पूरा एक होमोलोग एक पोल की तरफ गति करेगा और उसका दूसरा पार्टनर, दूसरा पेयर दूसरे पोल की ओर। एंड ऑब्जर्व दिस, प्रत्येक क्रोमोसोम में दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स उपस्थित हैं जो सेंट्रोमियर से अभी जुड़े हुए हैं एट द टाइम ऑफ एनाफेज 1। सो प्रत्येक होमोलोग जब दो अलग अलग पोल्स पे चला जाता है, उसके फलस्वरूप जो दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं जिनमें साइटोकाइनेसिस होने लगता है। अगर कोशिका भित्ति नहीं है जैसा कि नॉर्मली होता है जर्म सेल्स में, तो इट इज बाय मीन्स ऑफ फरो फॉर्मेशन, क्लीवेज फरो बनने लगता है
इसके फलस्वरूप बनी हुई ये जो दो पुत्री कोशिकाएं हैं, इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह गई है। एक पुत्री कोशिका में वन सेट ऑफ होमोलोगस थे और दूसरी में द अदर सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे। And now the cell, it enters the second phase of meiosis, that is meiosis 2. Meiosis 2 माइटोसिस समजात समसूत्री विभाजन के ही समान इक्वेशनल डिवीजन है, क्योंकि इसमें अभी अगर जैसे टीलोफेज के समय अगर नहीं बना है, या नहीं बना है का मतलब है, जैसे हम जानते हैं टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बनने लगती है, न्यूक्लियोलाई ऑर्गेनाइज होने लगता है, बट मोस्टली ड्यूरिंग मियोसिस दिस टीलोफेज संपूर्ण हो उससे पहले ही ये अगले चरण में एंटर हो जाता है। और प्रोफेज 1 में यदि बन गई है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो वो वापस से डिसइंटीग्रेट हो जाती है प्रोफेज 2 में, सॉरी। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे जब मेटाफेज सेकंड के दौरान ये गुणसूत्र अपने आप को अलाइन करते हैं इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल प्लेट पर, मेटाफेज प्लेट पे, तो प्रत्येक काइनेटोकोर से मतलब एक सेंट्रोमियर को दोनों पोल्स से जोड़ने वाली स्पिंडल फाइबर्स उपस्थित होती हैं। और इसके फलस्वरूप जब बिकॉज ऑफ दिस स्पिंडल फाइबर्स में जो फोर्स, प्रेशर, टेंशन डेवलप हो रही है, उस टेंशन के फलस्वरूप जब ये सेंट्रोमियर्स एक दूसरे से अलग होते हैं, कोहेरेंस वगैरह के अलग होने के कारण, उस समय ये दोनों जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एंड नाउ दे आर डॉटर क्रोमोसोम्स। सो इस प्रकार से एट द एंड ऑफ मियोसिस जब टीलोफेज सेकेंड चरण पूरा होता है तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स हैं और 4 पुत्री कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। तो मियोसिस 2 के फलस्वरूप जो 2-3 चीजें विच डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम माइटोसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएशंस आर डेवलप्ड। दूसरी बात, इसमें जो number of daughter cells formed in case of meiosis is 4 and in case of mitosis समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 ही पुत्री कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। This type of cell division, यह it forms the basis of evolution in nature। यह वो डिवीजन है, उस कोशिका विभाजन का वो टाइप है जिसके कारण ये नेचर अपने आप को मेंटेन किए हुए है थ्रू जनरेशंस एंड जनरेशंस। थैंक यू।